Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Samir from A1 कोचिंग। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैश बुक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही डिटेल में अच्छे से देख लिया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक स्पेशली आईएससी बोर्ड में आता है। किस में आता है बेटा? आईएससी वालों के लिए आता है। रही बात डबल कॉलम कैश बुक की, जो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कुछ स्टेट बोर्ड में ट्रिपल कॉलम है, कुछ स्टेट बोर्ड में आपका डबल कॉलम है, तो आप सबके लिए भी वीडियो में बना दूंगा सेपरेट डबल कॉलम की। अदरवाइज आप ट्रिपल कॉलम देख के डबल कॉलम अपने आप सीख सकते हो। पूरी वीडियो देखो, अभी आगे मैं बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बाकी आओ चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है? तो बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक देखा था। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या था? जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, किसके होंगे बेटा? कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, उनका ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होती है, यानी कि उधार पे होती है, तो बच्चा उसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा था। अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगी, उधार पे होगी, तो उसको रिकॉर्ड हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे। कैश बुक का मतलब ही क्या होता है? सारे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो कैश में हुए। सैलरी दिया है कैश में तो कैश में, रेंट मिला है तो कैश में, कोई सेल हुई है कैश में तो रिकॉर्ड करोगे। अगर उधार पे बेचा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अब हुआ क्या कि ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, आपको देखो कॉलम क्या क्या, पहले डेट है, पर्टिकुलर है, फिर वाउचर नंबर है। वाउचर नंबर आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ एक जो पेज जो होता नहीं, रिसिप्ट देते हो तो उसमें वाउचर नंबर लिखा रहता है, वही है। फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, छोड़ दो। आपके रियल में जब एग्जिस्ट करोगे, जब सीए वगैरह बन जाओगे तो वहाँ काम होगा। फिर लेजर फोलियो, एलएफ क्या होता है? लेजर फोलियो जनरल में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर डिस्काउंट अलाउड है, कैश है, बैंक है। एक्चुअल में यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं लिखना है, इसलिए परेशान मत हो। लेजर फोलियो एक तरह से जो आप जनरल में एंट्री पास करते हो, पेज नंबर जैसे इंडेक्स नंबर होता है ना, तो उसी तरह मान के चलो। ठीक है, यहाँ वाउचर नंबर एलएफ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है, एक्चुअल में इसका कोई मतलब अभी आपका नहीं है। ठीक है, फिर डिस्काउंट अलाउड, फिर होगा कैश और फिर बैंक। ये तीन कॉलम है। ठीक है, अभी जो सिंगल कॉलम था उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉलम था। ट्रिपल कॉलम में दो कॉलम और ऐड हो गए, एक डिस्काउंट अलाउड का और एक बैंक का। ठीक, फिर ये क्रेडिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, डिस्काउंट रिसीव लिखोगे यहाँ पर, और कैश और बैंक। कैश इधर भी था, तो नया क्या ऐड हो गया बेटा? डबल में ट्रिपल में डिस्काउंट रिसीव्ड और बैंक। समझ में आ रही बात? क्यों ऐड हो गया बेटा? बेटा देखो, बैंक का मतलब ये है कि मान लो मैंने आपको कोई सामान बेचा, आपने मुझे कैश दिया तो वो कैश में जाएगा। लेकिन आपने बोला सर मैं चेक से पेमेंट कर दे रहा हूँ, सर मैं आपको जीपे कर दे रहा हूँ, तो वो पैसा कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। तो क्या उसको भी तो हम लोग कैश ही कंसीडर करेंगे ना? जब मेरा मन होगा मैं एटीएम से निकाल लूँगा, जब मेरा मन होगा मैं पेटीएम कर दूंगा, जीपे से ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, फ़ोन पे कर दूंगा, वो भी उसको भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? कैश ही करते। तो इसलिए एक कॉलम किसका आ गया? बैंक का। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है उसको भी आप लोग कैश ही कंसीडर करोगे। ठीक है, एक तरह से पैसा मिल तो रहा ही है ना, भले कैश में ना आके बैंक में आ तो रहा है ना, तो उसको भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? कैश कंसीडर करते हैं। ठीक, दो कॉलम एक्स्ट्रा है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है जब मैं कोई सामान बेचूंगा, मान लो वो 100 रुपए का था, कितने का था? ये मार्कर 100 रुपीज़ का था, मैंने 80 का बेच दिया, मैंने कहा 20 रुपए का डिस्काउंट ले लो, तो मैंने डिस्काउंट अलाउ किया। तो आप 80 रुपीज़ इधर लिखोगे जितना पैसा आएगा कैश में या बैंक में, और 20 रुपये आप क्या दिखाओगे? भाई मैंने डिस्काउंट दे दिया। जितना सामान सस्ता करके दोगे, जितना सामान सस्ता करके दोगे, डिस्काउंट दोगे, वो डिस्काउंट अलाउड में जाएगा। और कोई जगह ऐसी जगह जहाँ पेमेंट कर रहे हो, 500 रुपये देने थे, आपने 400 रुपीज़ दिए, 500 की जगह 400 रुपीज़ दिए, तो 100 रुपये का मुझे क्या मिला? डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर लिख दोगे, और बाकी जितना पैसा दोगे वो कैश या बैंक के कॉलम में लिख दोगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, बाकी सेम फॉर्मेट है, सेम रूल चलेगा। क्या चलेगा? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। अगर पैसा आएगा, चाहे कैश में आए चाहे बैंक में आएगा, तो डेबिट साइड में। अगर पैसा आएगा, सुनते जाओ, पैसा आएगा कैश में आए चाहे बैंक में आए, तो डेबिट साइड में। अगर बच्चा पैसा जाएगा, किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में, चाहे कैश से जाए चाहे बैंक से जाए। तो पैसा जाने का कार्यक्रम कहाँ रहेगा? क्रेडिट साइड में। पैसे आने का सारा सिस्टम कहाँ रहेगा? डेबिट साइड में। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो अब मैं कुछ एंट्रीज कराऊंगा, मैंने स्पेशली अलग से लिख ली है ताकि आप अलग अलग 5 क्वेश्चन लगवाऊंगा। इससे अच्छा है एक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम जितने भी डिफरेंट तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ।
उसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। और ऑलरेडी मेरी ट्रिपल कॉलम कैश बुक की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जो सबसे अब तक की वायरल वीडियो है, जिसकी वजह से आप में बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं। और आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक कभी भी सर्च करना, आपको टॉप पे मेरी वीडियो मिल जाएगी ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। अदरवाइज़ ये न्यू वीडियो है, वो पुरानी हो चुकी थी, एटलीस्ट 1.5 साल हो चुके हैं उस वीडियो को। तो नया वर्जन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन तो यार यहाँ पॉसिबल है नहीं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है 1 अप्रैल को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज़। ठीक, और फिर देखो नीचे लिखा और करके 1 अप्रैल को कैश इन हैंड और ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड 5000 रुपये है, ओवरड्राफ्ट 2000 रुपये। अब देखो बेटा ये दोनों चीज़ एक साथ पेपर में नहीं आएगी, और करके मैंने लिख लिया कि आपको अब अलग अलग क्वेश्चन करना पड़े, इससे अच्छा एक ही में समझ में आ जाए। अगर मान लो कभी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश लेके आता है, इसका मतलब बच्चा ये होता है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कोई इंसान बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में पैसा आता है कि जाता है। मैंने पहले ही बताया है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है। तो मैं ओनर हूँ, कोचिंग मेरा A1 कोचिंग मेरा बिजनेस है, तो मैंने अपने कोचिंग में पैसा लगाया, एक तरफ मेरे पास से तो पैसा जा रहा है, लेकिन बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगा रहे हो ना, तो बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना, भले मेरे पास से जा रहा है लेकिन बिजनेस में तो आ रहा है। आने वाली साइड कौन सी है, डेबिट साइड कि क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो कितना पैसा आ रहा है, 2 लाख रुपए आ रहा है। लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लिखा है यानी कैश में आ रहा है। क्या लिखोगे यहाँ पर, कैश में पैसा आ रहा है तो 2 लाख रुपीज़, क्योंकि आता कब है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक, कितनी तारीख को आ रहा है, 1 अप्रैल 2024 टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे बेटा, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों लिखा, जब ओनर पैसा लगाता है तो उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं, ओनर का नाम नहीं लिखते। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती बेटा, कभी कभी ये ना लिख के, कभी कभी लिख के आता है कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक भी लिख के आता है। इसमें नहीं लिखा है, मान लो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लिखा रहता है, या फिर ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट तो बताता हूँ अभी मैं, मान लो कैश इन हैंड लिखा है या कैश एट बैंक लिखा है। अगर ऐसा लिख के आ जाए कि कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है, तो आप क्या करोगे, वही एक तारीख दी रहेगी, आप डालोगे 1 अप्रैल और लिखोगे टू बैलेंस BD। बैलेंस रहेगा यार, शॉर्ट में लिखा टू बैलेंस BD, यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका ये मतलब है कि नया बिजनेस नहीं है, पुराना चल रहा है, पिछले साल का हिसाब किताब खत्म हुआ है, अब 1 अप्रैल से नया हिसाब किताब शुरू हो रहा है। ठीक है, तो टू बैलेंस BD कैश में कितना है बेटा, 5000 रुपीज़। अगर इसी में मैं ऐड ऑन कर दूं कि मान लो बैंक में भी पैसा है, सपोज इस क्वेश्चन में तो नहीं है, मान लो बैंक में दिया होता, लिखा होता कैश इन हैंड और साथ में लिखा था कैश एट बैंक, तो आप टू बैलेंस BD लिखते और बैंक में जितना पैसा होता मान लो 3000 रुपये, तो यहाँ पे बैंक में भी ऐसे लिख के दिखाते थे। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो चलो कोई बात नहीं, हटा देते हैं। ठीक है, और आपको ये दोनों नहीं पूछेगा, मैंने समझाने के लिए आपको दिखा दिया कि चाहे इस कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लिख के आए तो आप फिर टू बैलेंस BD करके कैश और बैंक का बैलेंस लिख देना। अगर स्टार्टेड लिख के आए तो फिर ये वाला ना करके टू कैपिटल अकाउंट लिख देना। ठीक है, दोनों में से एक ही पूछेगा पहली एंट्री में। ठीक, उसके बाद कोई तरफ लिखा है ओवरड्राफ्ट। क्या लिखा बेटा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एक लोन होता है। क्या होता है, लोन होता है, बिजनेस के लिए लोन है। कभी ना कभी लोन लिया होगा पिछले साल के अकाउंट में, तो भाई पिछले साल का लोन अगर आपने दिया नहीं है तो वो आज तो आएगा ना। अगर आपने कल पैसा नहीं दिया तो आज तो वो पैसा रहेगा ना, ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। तो कितने का लोन है, 2000 रुपये का। अगर पैसा खुद का है तो इधर, और उधार का पैसा यानी लोन है, लाइबिलिटी है आपकी, तो क्या करोगे, 1 अप्रैल को यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल सा, आप याद भी कर सकते हो, याद तो मैं रटवा दूं आपको, लेकिन रटना नहीं है ना। अगर ओवरड्राफ्ट लिख के आए तो बाय बैलेंस BD, ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का लोन, तो लोन का बैंक का पैसा, तो किस कॉलम में लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे, बैंक के कॉलम में। कितना है भाई, 2000 रुपीज़। समझ में आई बात। तो बस पहली एंट्री इसलिए इतना डिटेल में बताया क्योंकि अक्सर लोग यही गलत कर चले आते हैं। अगर ओवरड्राफ्ट लिख के आए तो बाय बैलेंस BD बैंक वाले में, अगर आपका भैया पैसा स्टार्ट की हो तो टू कैपिटल अकाउंट कैश में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड कैश एट बैंक होगा तो बैंक वाले में लिख देना। यहाँ तक कोई परेशानी है, अगर हो तो बताओ भैया, नहीं है तो चलो आगे बढ़ा जाए आगे। ठीक है, चल अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखो अगली एंट्री है, लिखा है 2 अप्रैल को परचेज गुड्स फॉर कैश। 2 तारीख को आपने गुड्स खरीदा है कैश में,
तो सिंपल सा है, पैसा आ रहा है जा रहा है। बताओ, गुड्स खरीदते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? सर पैसा जाता है। सामान कोई भी खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना, जाएगा तो किधर लिखेंगे? इस साइड तो क्या तारीख को जा रहा है भाई? 2 अप्रैल। लिखो 2 अप्रैल, डेट ईयर डाल देना यहाँ पर 2024। कितना जा रहा है? 3000 रुपये। यहाँ पर लिखो बाय परचेज अकाउंट, और कहाँ से जा रहा है? कैश से जा रहा है। तो कैश में जितना जा रहा है 3000 रुपये, तो कैश वाले कॉलम में लिख दो। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, फिर 3 अप्रैल की क्या हो रहा है? 3 अप्रैल को लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000। बहुत आसान, सिंगल कॉलम की तरह। गुड्स बेचा है तो पैसा आ रहा है। किस में आ रहा है? लिखा है कैश में आ रहा है। जब कैश में आ रहा है तो लिखो यार 3 अप्रैल को पैसा आएगा किधर? तो डेबिट साइड में। 3 अप्रैल 2024 क्या हो गया? कहाँ से आ रहा है? सेल्स करके, टू सेल्स। कितना पैसा आ रहा है सेल करके? 5000 रुपीज़। कैश में आ रहा है तो कैश वाले कॉलम में लिख दो भाई 5000 रुपये सेल्स में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल का बॉट गुड्स एंड पेड फॉर देम बाय चेक। गुड्स खरीदा है, बॉट गुड्स मतलब गुड्स खरीदा है और पेड किया किससे? बाय चेक। ठीक है, गुड्स खरीदा और पैसा पिया किया मैंने किससे? चेक से। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसा तो जाता है। तो कितनी तारीख को जा रहा है भाई? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल 2024। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदना, यानी कि परचेज। तो रीज़न क्या है जाने का बेटा? बाय परचेज। लेकिन पैसा अब की बार कहाँ से जा रहा है? ध्यान से देखो क्या लिखा है? चेक से जा रहा है 1000 रुपये। तो अब की बार कैश में ना लिख के कहाँ लिखोगे? बैंक वाले कॉलम में। कहाँ लिखोगे? बैंक वाले कॉलम में। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखो, आगे लिखा है 5 अप्रैल, यानी कि 5 अप्रैल को क्या घटना घट रही है? 5 अप्रैल को लिखा है पेड कैश 3000 इंस्टीड ऑफ 3200, यानी कि 3200 रुपये। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस पर। लिखा है पेड कैश 3000 रुपीज़। कितना रुपए दिया? 3000 रुपये। यहाँ पे लिखिए रफ में 3000 रुपये दिया है इंस्टीड ऑफ, मतलब 3200 की जगह पे, मतलब 3200 की जगह पे 3000 रुपये दिया, यानी कि 200 रुपये कम दिया। 200 रुपये कम कब देते हैं हम लोग? जब अगला आदमी हमें डिस्काउंट देता है। पहली बात तो पैसा जा रहा है, तो जा रहा है तो कहाँ लिखोगे? क्या तारीख को जा रहा है? 5 तारीख को। 5 अप्रैल 2024 बाय, जाने का रीज़न क्या है? खरीद रहे हो, है ना? पेड कैश 3000 इंस्टीड ऑफ 3200। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, एक काम करो नाम लिख लो, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लिख दो पेड कैश टू राहुल। क्या लिख लो? राहुल। राहुल को पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पर देने का रीज़न क्या है? राहुल। वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा, मेंशन कर लेना राहुल को। ठीक है, अगर नाम नहीं रहे तो क्रेडिटर भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। तो कुछ ना रहे तो क्रेडिटर लिख देना। मैंने मान लो राहुल बोल दिया। ठीक है, तो पेड कैश टू राहुल 3000 इंस्टीड ऑफ 3200। तो दिया राहुल को मैंने कितना? वैसे 3000 रुपये। तो दिया कहाँ से मैंने? 3000 रुपये कैश में दिया है, तो कैश के कॉलम में लिखो 3000। और डिस्काउंट अलाउड कितने का? डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ है? 200 का, क्योंकि 3200 देना था, दिया 3000, तो इसमें से इतना माइनस कर दो। 200 रुपये क्या मिल गया बच्चा? 200 रुपये का हम लोग को मिला है डिस्काउंट। रिसीव्ड हुआ। समझ में आया? नहीं आया? जी सर आया। चलो, नहीं आया तो पूछ लेना। फिर 5 अप्रैल को क्या हो रहा है? पेड कैश 5 अप्रैल को हो गया। ठीक है, अगला है 6 अप्रैल। लो, बर्थडे वाला दिन आ गया। 6 अप्रैल को बर्थडे है मेरा। अब देखो मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। लिखा है रिसीव्ड अ चेक बाय सोहन। सोहन से चेक मिला एंड पेड इट इनटू बैंक 9000 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। रिसीव्ड अ चेक बाय सोहन। सोहन ने मुझे एक चेक दिया। मान लो आप लोगों में से ही कोई सोहन है और ये आके मुझे चेक दिए, लिए सर चेक लीजिए, ये लो, मान लो यही चेक है, ये आगे मेरे हाथ में चेक। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या हुआ? एंड पेड इनटू बैंक, उसको क्या किया? मैंने बैंक में जमा कर दिया 9000 रुपये एंड डिस्काउंट अलाउड 200 रुपये, यानी कि चेक जो मिला वो 9000 का मिला और 200 रुपये का क्या है? मुझे कम मिला। मिलना था, मान लो देखो 9000 रुपये का चेक मिला है और कितना भाई? 200 रुपये क्या है? साफ साफ तो लिखा है डिस्काउंट अलाउड लिखा है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। 9200 मिलना था लेकिन 9000 मिला, 200 को डिस्काउंट अलाउड हुआ, तो चेक मिला। तो पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। पहले तो पैसा डेट लिखो 6 अप्रैल 2024। किससे मिल रहा है? सोहन। तो नाम लिखो टू सोहन। और कितने चेक मिला बेटा? 9000 का। तो चेक मिला है ना, तो पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में। उसी दिन पैसा जमा हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी आएगा कि
कि पैसा मिला और जमा हुआ कि नहीं। यहाँ पे तो लिखा रिसीव्ड अ चेक एंड पेड फॉर रिसीव्ड अ चेक फॉर बाय सोहन एंड पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा हो गया उसी दिन, 6 तारीख को मिला और 6 तारीख को बैंक में चला गया, तो टू बैंक, बैंक में 9,000 गया। और 200 रुपये क्या मिला है, 200 रुपये का मिला है कि 300 का यार, 200 का मिला है, ठीक है। 200 क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे 2500, ठीक है। स्टार मार्क करो इस पे, 7 अप्रैल जो डेट दिख रही है उस पे स्टार मार्क के नोट करके नोट लिखो। सोल्ड गुड्स फॉर चेक, गुड्स बेच दिया, ठीक है, एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, समझ में आ रही बात, गुड्स बेचा और सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड पेड इनटू बैंक, सोल्ड गुड्स फॉर चेक मतलब मैंने गुड्स बेच दिया, बदले में मुझे क्या मिला, चेक मिला, इनटू पेड इनटू द बैंक द सेम डे, और उसी दिन मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया 2500 रुपए का, ठीक है। गुड्स बेचे है तो 7 अप्रैल की घटना लिखो यहाँ पर, क्या कितनी तारीख है, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 2024, रीजन क्या है, सेल हुई है, कितने की सेल हुई है भैया, सोल्ड गुड्स फॉर चेक 2500 की, और यहाँ पर क्या लिखा है, उस पेड इनटू बैंक सेम डे, मतलब जो 2500 का गुड्स बिका है, ये वाला सेल हुई है, वो बैंक में गया क्योंकि बैंक में ही जमा हो गया, तो क्या लिखोगे 2500 रुपये। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ ना भैया, ठीक है। चलो ठीक है, अगर लिखा हो तो सेम डे जमा नहीं होता तो कैश में जाता, क्यों जाता अभी आगे और क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड वाले, अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक। अब 8 अप्रैल को क्या हुआ देखो, चेक रिसीव्ड बाय अनीता, एक लड़की है अनीता, जिससे मुझे रिसीव हुआ चेक कितने का, 5000 रुपीज़ का, ठीक है। अनीता जी ने मुझे चेक दे दिया, मेरे हाथ में आ गया 5000 रुपये का, ठीक है। अब क्या हुआ, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, सेम डे जमा हो गया, अनीता ने दिया, ये लिए सर 12 बजे मुझे चेक दिया, सर लिए चेक, और मैं दौड़ते दौड़ते यूँ गया और 2 बजे बैंक में जमा कर दिया। अगर जिस दिन चेक मिला और उसी दिन चेक जमा हो गया तब क्या होगा, सिंपल सी बात है, मेरे पास चेक आया और ये बैंक के अंदर गया, और जब बैंक में चला गया यानी कि मेरे पास तो चेक मेरे हाथ में रहा ही नहीं, हाथ में रहा का मतलब मेरे पास एक को दिन नहीं रहा। अगर कभी ऐसा हो कि चेक मिले, इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनो, अगर चेक मिले और सेम डे डिपॉजिट हो जाए तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, वो पैसा डायरेक्ट बैंक में गया, मेरे पास आया ही नहीं, तो एंट्री क्या हो, किससे मिला, अनीता से पैसा आ रहा है, क्या तारीख को आ रहा है भैया, 8 अप्रैल। पैसा आएगा तो लिखोगे टू अनीता, अनीता जी ने कितने चेक दिया, 5000, तो डिस्काउंट तो कुछ है नहीं, कैश में कुछ है नहीं, 5000 रुपीज़ कहाँ आ गया, बैंक में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आसान सा क्वेश्चन है, तो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक ने 500 रुपये चार्जेस काट लिए, भाई सर्विस दिया होगा, एटीएम फैसिलिटी, कोई भी चेक की फैसिलिटी जो भी है, तो बैंक चार्जेस काट लिए। जब बैंक चार्जेस कटेंगे 9 अप्रैल को, तो पैसा यहाँ पर लिखो 9 अप्रैल 2024 बाय बैंक चार्जेस, कहाँ से कटेगा बैंक का चार्जेस, बैंक से ही कटेगा, तो कहाँ लिखोगे 500 रुपये, 500 रुपये बैंक चार्जेस कट गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बताओ 12 अप्रैल, चेक रिसीव्ड बाय सबा, सबा जी से चेक रिसीव्ड हुआ कितने का, 10,000 रुपये का, कितने तारीख को, 12 अप्रैल को। अब ये है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख के लो ये पेपर में आने वाला, और ध्यान दो लोग कंफ्यूज होते हैं, यहीं से शुरू होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, देखो लिखा है चेक रिसीव्ड बाय सबा 10,000, ठीक है, ध्यान समझना, सबा ने मुझे एक चेक दिया, सबा एक लड़की का नाम है जिसने मुझे 10,000 रुपीज़ दिए, कब दिए, 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को 10,000 रुपये सबा ने दिए, ठीक है। अब हुआ 14 अप्रैल को चेक डिपॉजिट इनटू बैंक विच वर रिसीव्ड बाय सबा ऑन 12 अप्रैल। अब आप लोग क्या करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी भी, तो आप 12 तारीख को लिखा चेक रिसीव्ड बाय सबा, ठीक है, रिसीव्ड हुआ सबा से, तो आप पैसा आ ही रहा है ना, तो पहले आप लिखो 12 अप्रैल, आता है तो किधर लिखोगे, इधर, किससे मिल रहा है बेटा, सबा से, तो यहाँ पे लिखो टू सबा, ठीक है, चेक रिसीव्ड हुआ सबा जी से, लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना मिला, 10,000 रुपये, लेकिन क्या ये कहीं पर लिखा है कि जो चेक सबा से मिला वो उसी दिन बैंक में जाकर जमा हो गया, सबा ने मुझे ये चेक दिया, आ गया, मैं बैंक लेके गया, क्या कहीं पर लिखा है कि वो जो चेक सबा से मिला है
क्या उसी दिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया? क्या ऐसा कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा है ना। जो चेक मुझे सबा से मिला है क्या उसी दिन बैंक में जमा हुआ कहीं मेंशन है? नहीं मेंशन है। तो आपका अगला काम क्या होगा? आप नीचे जाओगे, जो अब बची हुई एंट्री रहेगी क्वेश्चन में, नीचे देखोगे उसमें लिखा रहेगा कि जो चेक सबा से मिला था 12 तारीख को, 12 तारीख को मैंने 15 तारीख को जमा कर दिया, 14 तारीख को जमा कर दिया, 13 तारीख को जमा कर दिया। अगर ये कहीं पर मेंशन है, समझ में आ रही बात? अगर ये चीज कहीं पर भी मेंशन है कि जो चेक मुझे सबा से 12 अप्रैल को मिला है वो मैंने 14 अप्रैल को डिपॉजिट कर दिया या 15 डिपॉजिट कर दिया, तब एंट्री अलग होगी। अगर मान लो नीचे सबा से रिलेटेड एंट्री कोई भी नहीं है, सबा से रिलेटेड एंट्री कोई भी नहीं है, तो आप ये मानोगे कि जो सबा ने दिया चेक 12 अप्रैल को, तो वो पैसा डायरेक्ट कहाँ चला गया? बैंक में चला गया, और 10,000 रुपये आप ऐसा करके लिख दोगे। अगर नीचे एंट्री नहीं है तो ध्यान से मेरी बात को सुनो, 12 अप्रैल को चेक मिला सबा से, मैंने 14, 15, 16, 17 हर जगह देखा, लेकिन कहीं पर भी एंट्री मुझे नहीं दिख रही है सबा से रिलेटेड। तब आप क्या करोगे? टू सबा, और आप मान लोगे कि जो चेक सबा से मुझे मिला था मैंने जाके बैंक में जमा कर दिया, आप ये सपोज कर लोगे। लेकिन अगर नीचे बच्चा लिखा हुआ है, ध्यान समझ में, इसको नोट कर लो, ठीक है। लेकिन नीचे अगर और एंट्री में कहीं लिखा है कि जो चेक सबा से मिला वो बाद में 13 को, 14 को, 15 को, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद जमा हुआ, तब एंट्री दूसरी होगी, ठीक। यहाँ पर लिखा है कि 14 अप्रैल को चेक मिला जो सबा से था, वो जो 12 तारीख को सबा से चेक मिला था वो चेक मैंने 14 अप्रैल को जमा किया। भाई मुझे सबा ने दिया, मैं बिजी था, मैं नहीं गया, मैं 2 दिन बाद जमा करने गया, तो तब क्या एंट्री होगी? याद रखना ध्यान से। तो अगर कभी ऐसा होता है कि मिला चेक और डिपॉजिट सेम डे पर नहीं हुआ, सेम डे पर डिपॉजिट नहीं हुआ, तो आप कंसीडर करोगे कि वो पैसा मेरे पास कहाँ है? कैश में है, वो बैंक में नहीं जाएगा। भाई मेरे पास पैसा आया, मेरे पास चेक है, मेरे पास चेक है, और मैं जमा करने गया ही नहीं, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा? वो चेक क्या कंसीडर करूंगा? कैश कंसीडर करूंगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर लिखोगे किससे मिला भैया? सबा से। कितना मिला? कितना मिला? 10,000। तो आप कहाँ लिखोगे उसको? 10,000। पहले क्या होता था ना बेटा, चेक इन हैंड करके होता था। क्या होता था? जो सीबीएसई के बच्चे अभी भी है, सीबीएसई में चेक इन हैंड है, तो उनके लिए मैं सेपरेट बनाऊंगा, वो लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक। तो अभी आप लोग आईएससी वाले देखिए, नहीं तो सोचे सर ने गलत बता दिया क्या, ये आईएससी वालों के लिए सीबीएसई में चेक इन हैंड लिखा जाता है। तो आईएससी के बच्चे या जिनके में ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक। चल, और ये समझ में आ गया, सब 10,000 रुपये। अब क्या हुआ? 12 तारीख के बाद 14 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री। अब जो पैसा मेरे पास था, जो पैसा मुझे सबा से मिला था 12 तारीख को, मेरे पास, उसको हमने क्या मान लिया? वो कैश है, वो चेक नहीं मान लो क्या है, वो कैश है। अब 2 दिन बाद मैंने कहा मेरे पास फुर्सत मिली, मैंने कहा जो चेक मुझे सबा से मिला चलो मैं जाके जमा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बैंक में जमा करने गया। अब मुझे ये बताओ, बिजनेस में पैसा आ रहा है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है? सोच के बताओ। जो पैसा सबा ने दिया, कितना दिया था सबा ने? 10,000 रुपये, चेक कैश ही तो है ना। अब वो पैसा मैं बैंक में जमा कर रहा हूं, तो पैसा जा भी रहा है, आ भी रहा है। ध्यान समझना, सबा से जो पैसा मिला मेरे पास है, ये किस मेरे पास मतलब बिजनेस के पास है। बिजनेस से पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब पैसा, कैश वाला पैसा बैंक में जा रहा है, यानी कि बैंक में पैसा आ तो रहा है लेकिन कैश से पैसा कम हो रहा है। भाई देखो ऐसे समझना, यहाँ पे मान लो दिख रहा है, यहाँ पे मिटा दूंगा, ये है कैश का कॉलम, ये है बैंक का कॉलम, ठीक है। अब समझो बात को, कैश में मेरे पास 20,000 रुपये है, बैंक में मेरे पास 20,000 रुपये, ठीक है, ठीक। अब मैं कैश का पैसा इसमें से कुछ 2,000 रुपये निकाल के बैंक में जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2,000 रुपये क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2,000 रुपये क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही बात? अब मैं कैश का ही पैसा, बिजनेस का कैश वाला पैसा जो ड्रॉर में रखा है वो मैं जाके बैंक में जमा कर रहा हूँ, तो 2,000 रुपये यहाँ से कम हो रहा है और बैंक में 2,000 रुपये बढ़ रहा है। समझ में आ रही है? डैट मीन्स बैंक में पैसा आ रहा है और कैश से पैसा जा रहा है। जब ऐसी घटना घटे कि एक तरफ कम हो और एक तरफ बढ़े, यानी कि दोनों तरफ हो रहा है, उसको बोलते हैं बच्चा कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश वाला पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक में जमा हो रहा है, तो पैसा आ कहाँ रहा है? बैंक में आ रहा है। भाई कैश का पैसा बैंक में आ रहा है, आता है तो डेबिट साइड, तो लिखो बैंक में लिखो 10,000 रुपये, और जा कहाँ से रहा है? कैश से जा रहा है, तो कैश वाले में लिखो 10,000 रुपये। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं,
ठीक, अब देखो आने का रीजन क्या है, बैंक में पैसा आने का रीजन क्या है, कैश। उल्टा लिखना, बैंक में आया, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट 14 अप्रैल, और यहाँ पे कैश से पैसा गया तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम डेट मेंशन कर देना 14 अप्रैल 2024, और उसके बाद करने के बाद यहाँ पर बना देना ऐसी एंट्री में छोटा सा ऐसे एक सी, यहाँ पर भी बना देना भाई तेरी, यहाँ पे तो LF का मैं कॉलम भी बनाना भूल गया, आप लोग बताया भी नहीं। चलो इसको मान लेते हैं वाउचर नंबर है, यहीं पे एक कॉलम बना लो LF का, ठीक है, सपोज मान लो ये LF है, ठीक, अंडरस्टैंडेबल है, LF, ठीक। तो LF में यहाँ पर क्या बना दोगे, एक कॉलम बना, सी बना दो। ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है ये कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री है वो एंट्री होती है जब दोनों तरफ इफेक्ट हो, एक तरफ पैसा आया भी, एक तरफ पैसा गया भी। अभी और कॉन्ट्रा एंट्री बताऊंगा, आपको क्लियर होगा। इस टॉपिक को जो बताया है मैंने सभा वाली एंट्री, कम से कम 2-3 बार लगा के देखना, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी, एक बार में नहीं होगा, ठीक। चल इसको रफ करूं, ठीक है, जरूर से देखना, 2 बार 3 बार देखना, अच्छे से आ जाएगा और प्रैक्टिस करना, आने लगेगा। अभी और बताता हूँ, ठीक, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, आएगी जरूर। फिर है 15 अप्रैल को विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 1000 रुपए। अब देखो 15, 16, 18 ये 3 एंट्री ध्यान से देखना, पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज के लिए। अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालोगे तो उसको क्या बोलते हैं हमने बेटा, ड्राइंग बोलते हैं। और क्या निकाला है, कैश से निकाला है, बैंक से निकाला है, सर कैश से निकाला है, तो पैसा जा रहा है, तो कितने तारीख को लोगों, 15 तारीख को, 15 अप्रैल 2024। जाने का रीजन क्या है बेटा, ड्राइंग कर रहे हो, तो बाय ड्राइंग अकाउंट। कहां से जा रहा है, डिस्काउंट रिसीट हुआ नहीं है, कैश से जा रहा है, तो कैश में कितना जा रहा है बताओ जी, 1000 रुपए। तो कैश वाले कॉलम में 1000 रुपए लिख दो, ऐसे खत्म। फिर अगली एंट्री है 16 अप्रैल, लिखा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इस बार भी पर्सनल यूज है लेकिन बैंक से निकाला है, कितनी तारीख को, 16 तारीख को। तो लिखो 16 अप्रैल 2024, पैसा तो जा ही रहा है, चाहे कैश से जाए चाहे बैंक से जाए, तो कितना रुपए निकाल रहे हो, फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 500 रुपए, ठीक है। तो 16 अप्रैल को लिखो बाय ड्राइंग अकाउंट, लिख लेना भैया यहाँ पे। चलो बाय ड्राइंग अकाउंट कितना निकाला 16 तारीख को, 500, कुछ नहीं यहाँ पर 500 रुपीज, ठीक है। पैसा जा रहा है तो इधर से, ठीक, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताओ 18 अप्रैल, फिर देखो ध्यान से, सावधान इंडिया क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1500 रुपए, समझ रहे हो, विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बैंक से ऑफिस यूज। जब जब बेटा पर्सनल यूज आएगा तो आप लोग ड्राइंग करके ऐसे कर दोगे, लेकिन अभी आप पर्सनल नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, पैसा निकाला है लेकिन किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मान लो ये मेरा बैंक है, सपोज मान लो ऐसे ये बैंक है, मैंने ये ATM से यूं पैसा निकाला अपने लिए नहीं निकाला, मुझे अपनी कोचिंग में फर्नीचर खरीदना था, AC लगवाना था, फ्रिज खरीदना था, कोई भी काम था, तो मैंने बिजनेस से पैसा निकाला और बिजनेस के लिए निकाला, समझ में आ रही बात। तो देखो यहाँ पर हो गया कैश, यहाँ पर हो गया बैंक, ठीक। अब बैंक में और कैश में क्या हुआ, दोनों में कितना निकाला, 1500 रुपये। मान लो 5000 रुपये इसमें था, 5000 रुपये इसमें था, मैंने क्या किया, बैंक से पैसा निकाला तो 1500 रुपये यहाँ से कम हो गया, और कैश में 1500 रुपये क्या हो गए बेटा, बढ़ गए, 3500, यहाँ कितने हो गए, 6500। तो दोनों में 5-5000 थे, लेकिन बैंक से 1500 निकाला तो ऑफिस में कैश में पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। तो दोनों तरफ इफेक्ट हो रहा है, एक तरफ कम हो रहा है तो एक तरफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बैंक का पैसा जो कैश में आ रहा है, ऑफिस यूज है ना, तो ऑफिस यूज जब भी होगा तो कैसी एंट्री है ये, कॉन्ट्रा एंट्री। कितनी तारीख को हो रही है, 18 अप्रैल। तो पैसा आ भी रहा है और पैसा 18 तारीख को जा भी रहा है, तो 18 अप्रैल 2024, 18 अप्रैल 2024, ठीक है। तो अब पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक से निकाल रहे हो तो कैश में आ रहा है, तो कैश वाले कॉलम में लिखो कितना आ रहा है भैया कैश में, कैश में आ रहा है 1500 रुपये, आएगा तो इधर लिखते हैं, और जा किधर से रहा है बेटा, बैंक से, तो जाएगा तो किधर लिखेंगे,
इधर लिखेंगे, ठीक है। जाने का रीज़न क्या है भाई, यहाँ से यहाँ पे कॉमा यहाँ पे लगा लो, चलो ठीक है 1500 रुपये, ठीक है। अब जाने का रीज़न क्या है, मुझे फटाफट बताओ, जाने का रीज़न क्या है। कैश का उल्टा क्या होता है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसका बैंक में उल्टा क्या होता है, बाय कैश अकाउंट। दिमाग ही मत लगाना, अगर कैश में आया है तो उल्टा लिख दो बैंक, अगर बैंक में है तो उल्टा लिख दो बाय कैश। यहाँ पर लगाओ, जैसे डैश डैश लगा दिया करो, ठीक है, सही रहता है। कैसी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। सी बना दो ऐसे करके। 2 एंट्री और बची भैया, चलो देखते हैं अच्छे से। और इसके बाद क्या है भाई, अगली एंट्री है पेड रेंट 3000 रुपये। लो बच्चों वाला आ गया, 19 अप्रैल को रेंट दिया है, कितना 3000 रुपये। 19 अप्रैल पैसा जा रहा है किधर, इधर 19 अप्रैल। कहीं पर लिखा है चेक से दिया है, नहीं लिखा है, यानी कैश में गया है, लिखो बाय रेंट अकाउंट, कितना गया है 3000, तो कैश से गया है, यहाँ पे लिख दो 3000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, लास्ट अब एंट्री है 23 अप्रैल को बैंक्ड। क्या लिखा है बेटा, इसको ध्यान से देखो, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बहुत आसान सी एंट्री है, BANKED बैंक्ड। इसका मतलब समझ लो, होता है, सही से लिख लो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कुछ पैसे थे मेरे पास बिजनेस के, मैंने बैंक में जमा कर दिए। जैसे मान लो इधर लिखा है कैश, इधर लिखा है बैंक, ठीक है, कितना जमा किया है 2000 रुपये। मान लो 10,000 रुपये मेरे पास कैश में थे, 10,000 रुपये मेरे पास बैंक में पड़े थे, तो मैंने 2000 रुपये कैश से निकाला और बैंक में जमा कर दिया। तो अगर मैं कैश का पैसा बैंक में जमा करूंगा तो बैंक का पैसा बढ़ जाएगा और कैश का पैसा क्या हो जाएगा, 2000 रुपये कम हो जाएगा। तो डेट मीन्स कैसी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। दो इफेक्ट हो रहा है। बैंक का मतलब समझ लो, बैंक का मतलब होता है कैश को जमा कर दिया बैंक में, तो बिजनेस का पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो एक तरह से बैंक में तो पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक में पैसा आ रहा है, कितना रुपया आ रहा है, 2000 रुपये आ रहा है, और कैश से पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है भाई, 2000 रुपये जा रहा है, ठीक है। जाने का रीजन क्या है, यहाँ पर मेंशन करो। बैंक का उल्टा क्या होता है, 23 अप्रैल को हो रहा है सब, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। उल्टा लिखा जाता है ना, कैश है तो बैंक और बैंक है तो कैश, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। 23 अप्रैल 2024, ठीक है। कैसी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप इतनी कॉन्ट्रा एंट्री कराई है तो कुछ जाके दिमाग खुला होगा। वीडियो एटलीस्ट 2 बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 50% तो आ ही रहा होगा, 50% डाउट होगा तो उसको एक बार ज़रूर से देखना, ठीक है। ये हो गया आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अब इतना कुछ करने के बाद आपको करनी पड़ती है बैलेंसिंग। क्या करनी पड़ती है भैया, बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करना है तो क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको बराबर से यहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर लिख लो ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये हो गया। इधर आओ, इसके ऐसे देख लेना, बराबर से करना, ठीक। पूरा फ्रेम में है भैया कि नहीं है, हाँ ठीक है। अब देखो भाई एक चीज समझो, हाँ अब ये बताओ, तुमको डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव में कुछ नहीं करना, कोई बैलेंसिंग नहीं करनी होती है, जो लिखा है वही सेम लिख दो। क्या लिखा है सेम जो लिख दिया जाए, उसको ब्लू से लिख देते, थोड़ा और अलग हो जाएगा ना, आपको दिखेगा। तो यहाँ पे कितना है 200, डिस्काउंट अलाउड में कुछ तो है नहीं 200, तो आप यहाँ पर सिर्फ लिख दो 200, काम खत्म, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इसको देखो टोटल पेमेंट कितनी है, टोटल रिसिप्ट कितनी है। तो यहाँ पर एक हेडिंग लिखना, यहाँ तो पैसा आया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल रिसिप्ट। क्या बोलेंगे बेटा, टोटल रिसिप्ट। थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए ना, ऊपर लिख दिया सब, टोटल रिसिप्ट। डेट मीन्स पैसा कितना आया है, ये हो गया, ठीक है। और इधर साइड क्या लिखोगे, कितना पैसा गया है, टोटल पेमेंट। अच्छा यहाँ डिस्काउंट रिसीव में कोई दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा कितना है 200 रुपये ना, तो बस यहाँ पे भी 200 रुपये ऐसे करके लिख दो, काम खत्म, ठीक। अब देखो ये बताओ, अब आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करते हैं यार, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैलकुलेटर उठा लेते हैं अपने मोबाइल का, कहाँ गया भाई मोबाइल, कैश में देखते हैं टोटल कितनी पेमेंट आई है, टोटल रिसिप्ट कितनी आई है।
कितना था पहले 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख, फिर कितना है 5,000, 5,000 प्लस 5,000, फिर है बेटा 5,000 10, ठीक है, फिर है 10,000, ठीक है, फिर कितना है 1,500, कितना हो गया 2,21,500, तो कितना आया बेटा 2,21,500, ठीक है। यहाँ पर टोटल रिसिप्ट कितनी है 2,21,500, ठीक। अब देखो इस शिफ्ट ये हो गई, और बैंक में कितना है देखो भाई इस साइड 9,000 प्लस 2,500, ठीक है, फिर कितना है 5,000, फिर कितना है 10,000, फिर कितना है 2,000, कितना हो गया 28,500, कितना है बैंक वाले में 28,500। इतनी बात समझ में आ रही है, ये रिसिप्ट है, पैसा आया है, ठीक है। पैसा गया कितना है देखते हैं, और टोटल पेमेंट देखते हैं, यहाँ तो हो गया, यहाँ पर देखो कैश में कितना गया है, कैश आया तो 2,21,500, गया कितना, दादा किधर है 3,000, 3,000, फिर 10,000, ठीक है, फिर 1,000, कोई मुझसे पहले कर ले तो कमेंट सेक्शन में लिख दे जल्दी से, कोशिश करो 3,000 प्लस 2,000 यानी कि 22,000। देखो कैश आया बहुत ज़्यादा है भैया 2,21,500, और गया कितना है 22,000, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बैंक में कितना है, बैंक तो ओरल जुड़ जाएगा, 2 1 3, 3.5, 4 5, 5.5, 5,500। डैट मीन्स देखो डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड तो पूरा पूरा लिख दिया। कैश में कितना पैसा है 2,21,500, गया कितना 22,000। बैंक में पैसा कितना है 28,500, गया कितना 5,500, इतने, ठीक है। अब इसकी करो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग भी ऐसा ही होती है जैसे आप लोग ने सिंगल कॉलम में की थी। देखो करना क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, पिछले मतलब बचपन से मतलब जब से शुरुआत हुई है कॉमर्स की, कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होती है। जो ज़्यादा वाला है वो दोनों तरफ लिख लो, कितना भैया इधर 2,21,500, तो ज़्यादा वाला कैश में इधर है तो दोनों तरफ यही लिख दो 2,21,500, यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो यही वाला अमाउंट यहाँ पर भी लिख दो 2,21,500, ठीक है, ठीक है। बैंक वाला ज़्यादा किधर है, इधर है कि इधर, इधर है, तो इधर लिख दो 28,500, यही वाला अमाउंट इधर भी लिख दो 28,500। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर आ तो गई है। अब हमें बराबर लिख तो दिया गया, जो यहाँ पर था ज़्यादा वाला लिख दिया, लेकिन इधर कितना कम था उसकी बैलेंसिंग करो। तो महीने की लास्ट डेट क्या होती है अप्रैल की, 30 अप्रैल या तो 31, जो भी याद कर लेना, मान लेते शायद 30 अप्रैल ही होती है। तो महीने की जो लास्ट डेट होगी जिस महीने की, वो लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर 22,000 है, यहाँ पर कितना 2,21,500, तो कम कितना है इधर, क्रेडिट साइड में कम कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब इसमें से इधर के टोटल से इधर के टोटल को माइनस कर दो, कितना आएगा 2,21,500 माइनस 22,000, 1,99,500, तो 1,99,500, ठीक है। और इधर कितना आएगा, इधर वाले से माइनस कर दो 28,500 माइनस 5,500, कितना आएगा 23,000, तो कितना लिखोगे इधर 2,300। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? ठीक, इतना काम हो गया। अब इतना काम करने के बाद ये 30 अप्रैल के बाद अगला महीना कौन सा आएगा 1 मई, तो इस चीज़ को यहाँ पे लेके आना आगे, आगे मतलब ये बैलेंसिंग के नीचे वाले साइड में, और यहाँ पर लिखना अप्रैल के बाद क्या था 1 मई 2024, जिसको आपने किया कैरेट डाउन उसको लिखना टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। डिस्काउंट में कुछ लिखना नहीं रहता है, और कितना है 1,99,500, ठीक है। वहाँ पर कितना है 23,000, ठीक। समझ में आ रही बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो गया। इस तरह से आपको करना रहता है, जो भी आपने सीडी दिखाया है उसी को आप क्या दिखा दोगे बच्चा, बीडी में दिखा दोगे। मतलब जो 30 अप्रैल को दिखाया है उसी को 1 मई को फिर से यहाँ पे दिखा दो, आपका काम हो जाएगा। ये इतना करोगे तो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपके अभी जो हाफ ईयरली या क्या नाम है इसका यूनिट टेस्ट वगैरह होगा तो उसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है।
तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गया। पेटी कैश बुक भी आपको आज से कल में वीडियो मिल जाएगी। लेजर पोस्टिंग ट्रायल रन जितना भी टॉपिक आपको जो बचा हुआ है सब्सिडरी बुक 3 से 4 दिन के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम कॉन्टैक्ट करो। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है अगर मेरी तो अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर से करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट लाता रहूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।